नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद देवी पर। दोस्तों आज हम हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज यदि आप चालू कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को, तो आप साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि एक प्रश्न से रिलेटेड कई प्रश्नों को बताया जाता है जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है साथ में नोट भी करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, उसमें पूछा गया है सरल वाक्य को पहचानिए। इसमें सरल वाक्य आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं। कौन से 2 भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकारी और अभिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नासिक की व्यंजन की पहचान करें। इसमें कौन सा नासिक की व्यंजन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इयाँ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। इसमें से बताना है आपको दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मृगनयनी। दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, और बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रसमरथी ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। और वृंदावन लाल वर्मा की दोस्तों और भी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए, जैसे झांसी की रानी, पूर्व की ओर, फूलों की बोली, बांस की फांस, मंगलसूत्र, राखी की लाज, ललित विक्रम और वीर का बलिदान। ये सभी इन्हीं की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। इसमें आपको बताना है अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब इसमें बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ये सभी सिंह के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी सभी में अलग अलग हैं, जैसे ऑप्शन बी में सूर्य, रवि, दिनकर ये सूर्य के हैं, तरणी नौका का होता है, और अग्निपावक, अनल ये आग के हैं दोस्तों। और पिशुन जो है आपका वो पिशुन होता है आपका दोस्तों, पिशुन होता है चुगलखोर। पिशुन माने होता है चुगलखोर, इसलिए ये भी अलग हो जाएगा। और ऑप्शन सी है अग्निपावक, ये तो बता दिया हमने। अगला है डी, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो दोस्तों महेश, भूतेश और सतीश ये सभी शंकर जी के हैं। और रमेश, रमेश जो है, रमेश किसे कहते हैं? रमा के जो पति हैं अर्थात विष्णु, विष्णु का है ये, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? उस होता है प्रोषित पति का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। और नवोढ़ा क्या होता है दोस्तों? तो नवोढ़ा वो होता है जो नवीन ब्याही हुई स्त्री होती है, उसे क्या कहते हैं? नवोढ़ा। और दोस्तों ऑप्शन बी में है प्रवस्य पतिका। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और वियोग में वो जो हो, तो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। यानी कि उसका पति यदि जो है प्रदेश जा रहा है और वो वियोग में है तो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। अगला है आगत पतिका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति
विदेश से वापस आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? आगत पथिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशेष से वह शब्द होता है। अब इसमें बताना है आपको विशेष से कौन सा शब्द होता है। दोस्तों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो इसमें आपको अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त है बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु सो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी। बाकी पूजनीय भी गलत है, पूज्यनीय नहीं पूजनीय होता है। और तदोपरांत में तदुपरांत होगा, और कवित्री में कवइत्री होता है। दोस्तों ये जो छुट्टी की मात्रा वहाँ पे लगी है ये नहीं होगी, कवइत्री होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्जाल का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाग्धन जाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आपको बताना है आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये होता है पुर्तगाली शब्द, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मूक का विलोम क्या है? इसमें विलोम पूछा है आपसे, तो दोस्तों मूक का होता है वाचाल, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अल्पभाषी का क्या होगा? अल्पभाषी का होगा बहुभाषी, और दोस्तों मृदुभाषी का कटुभाषी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है। फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड का आपको बताना है कौन सा शाब्दिक अर्थ सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नया खून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। अब शब्द दिया गया है दोस्तों प्रायोगिक, प्रायोगिक के लिए कौन सा सही होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रायोगिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक प्रत्यय का उदाहरण है। अब आपको बताना है इक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है इसमें से। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे रिलेट करके हम कई प्रश्न आपको बताने वाले हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजवपन काल की संज्ञा दी है। और दोस्तों गियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार ने चारण काल की संज्ञा दी है इसे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी को आदिकाल कहा है। और दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए हैं एक, उन्होंने इसको कहा है बीर काल। तो आप इन सबको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र आपको बताना है। तो ये प्रश्न हम आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं दोस्तों, वही प्रश्न यहाँ हिंदी में आ गया है। तो इसका तो आंसर आपको पता होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, उद्दंड मार्तंड। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है उद्दंड मार्तंड?
इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। आप याद रखेंगे, हमने जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको इसके बारे में बताया था दोस्तों। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। किसने किया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने किया था। याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी व्यंजनों में से कौन सी ध्वनि मिली होती है? सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है? तो दोस्तों आ ध्वनि जो होती है, छोटा आ, ये सभी व्यंजनों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अति प्लस अंत होता है, इसलिए अति होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे स्लीपर्स वाश्ड अवे का हिंदी अनुवाद है। इसमें आपसे हिंदी अनुवाद पूछा है, तो हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा? रेल की पटरियां बह गईं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विस्मय बोधक निपात है। इसमें आपको विस्मय बोधक निपात पूछा गया है, तो कौन सा होगा? दोस्तों ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, काश। काश, कितना, क्या, ये सभी किस में आते हैं? विस्मय बोधक में। अगला प्रश्न है आपका, भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों भ्राता का स्त्रीलिंग होता है भगिनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं, उसका अपना कोई भविष्य भी नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि वह गूंगा है। यह कथन किसने कहा? दोस्तों आपको बताना है ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डैमेज का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों इसमें डैमेज का हिंदी अनुवाद आपको बताना है। तो डैमेज का हिंदी अनुवाद होता है क्षति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक का अंग्रेजी अनुवाद है। औपचारिक का अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है। तो इसका दोस्तों होता है फॉर्मल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन में ए में दिख रहा है दोस्तों फार्मूला, इसका मतलब होता है सूत्र। और ऑप्शन बी में दिख रहा है फॉरेन, इसका मतलब होता है विदेश। और डी में है फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है अग्रवर्ती यानी आगे का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति नई दिल्ली से अपने मित्र को हैदराबाद के लिए पत्र भेजता है। यह पत्र कहलाएगा, कैसा पत्र होगा? तो दोस्तों ये पत्र आपका वैयक्तिक पत्र हो जाएगा, जब कोई मित्र किसी मित्र को भेजता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा भक्तिकाल का कवि नहीं है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी लाल। बिहारी लाल जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। बाकी तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास ये सभी किस काल के हैं? ये भक्तिकाल के हैं। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर ट्रेन आ जाएगी तो मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो दोस्तों इसमें संकेत दिया जा रहा है, अगर ट्रेन आ जाएगी तो मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संकेतार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोगवाह है। अयोगवाह क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग और आह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर आती है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो
वो कहलाते हैं व्यंजन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कौन कौन से होते हैं तो आप नोट कर लीजिए। पहला होता है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? इसमें आपको भारतीय शब्द का ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। भारतीयों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों न नौ मन तेल होगा न राधा डैश रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा है आपसे। तो ये एक लोकोक्ति है। इसका पूरा होता है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा? सी वाला, नाचेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इसका आई डू नॉट प्रेस माई अमेंडमेंट। इसका हिंदी अनुवाद पूछा गया आपसे। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? दोस्तों इसका बी करेक्ट होगा, मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये इसी के साथ आपका ये हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आप यदि इसे आपको पसंद आया है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। और ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कंटिन्यू आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जीएस और हिंदी के मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप ये तैयारी करना चाहते हैं तो आप लगे रहिए। और बहुत से फ्रेंड्स इसमें जो है कमेंट करके पूछते हैं हमसे कि सर पेपर कब होगा। तो दोस्तों अभी आयोग से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, लेकिन आप तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई दोस्तों भरोसा नहीं है, कभी भी आपका पेपर करवा सकता है। लेकिन आप पहले से ही तैयार रहें। तो दोस्तों आप तैयारी में जुटे रहें, कभी भी पेपर हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।